आज आपका इतिहास उठा के देखिए सर, नदियों के पानी का मसला हो या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो या फिर 84 के दंगे, प्रेसिडेंट रूल से लेकर सीएम के असैसिनेशन तक। पर आप नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारे साथ हैं हनी त्रेहान। हनी ने एक फिल्म डायरेक्ट की है जो 2 साल से सेंसर बोर्ड में लटकी हुई है। आइए उनसे जानते हैं वजह कि ऐसा क्या हुआ कि एक फिल्म बनाकर भी वो उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। हनी जी, हनी टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू नरेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। पहले ये बताएं कि 2 साल से आप फिल्म बनाए हुए हैं लेकिन रिलीज नहीं कर पा रहे, तो कहाँ परेशानी आ रही है इसमें? यही सवाल मेरा सिस्टम से है, यही सवाल मेरा सीबीएफसी से है कि परेशानी क्या है। जी, कि अगर एक फिल्म है जो सच के ऊपर आधारित है, एक शख्सियत जिनका नाम जसवंत सिंह खालड़ा है, जो उनकी जिंदगी की स्ट्रगल, उनके मार्टरडम को दर्शाती है और वो सारी चीजों के बारे में बात करती है जो कि सारी की सारी ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में, जी, उन सारी चीजों के ऊपर आधारित है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट के जजमेंट्स हैं, कोर्ट्स में दी गई टेस्टिमनीज हैं, गवाहियां हैं, जजमेंट्स हैं, उन सब के ऊपर एक फिल्म आधारित है। उस फिल्म जी, को दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? सो द स्ट्रगल वही है कि हम लोग भी इन्हीं चीजों के लिए लड़ रहे हैं, इन्हीं चीजों के खिलाफ हम जो हमें पहले तो 21 कट दिए गए थे, उसकी वजह से हम हाई कोर्ट तक गए जी, कि हमें पता लगे कि ये कट की वजह क्या है, क्योंकि सिनेमाटोग्राफिक एक्ट जो है उसके हिसाब से आप किसी फिल्म मेकर को ये नहीं बोल सकते कि फिल्म का नाम बदल दो। फिल्म जिस इंसान, जिस शख्सियत के नाम पे आधारित है, उसका नाम बदल दो। दिस इज इलीगल। सो इस तरीके की कुछ चीजें थी जो एकदम ही नागवार थी, तो जिसकी वजह से हमने हाई कोर्ट का रुख भी किया और वहां पे हमारी बहस बहुत अच्छी जा भी रही थी। एंड जब एक बार टुवर्ड्स द एंड रॉनी साहब को फोन आया कि इस फिल्म को हाई कोर्ट से आप विड्रॉ करिए, और तब तक इस फिल्म का एक सिलेक्शन हो चुका था टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गाला जी, प्रीमियर के लिए, और कहा गया कि सिर्फ हाई कोर्ट से नहीं, टोरंटो से भी इस फिल्म को निकालिए और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करिए। तो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन पावर प्लेज इट्स रोल। सो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हमारे 21 कट के बाद शुरू हुई, जो आज तक चली रही है। एंड 21 के कट 35 हो गए, कभी 45 हो गए, कभी 65 हो गए, कभी 85 हो गए, और एक पॉइंट के बाद ये लगा था कि अच्छा शायद अभी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पर वो 85 कट के बाद भी हमें उस 85 कट के बाद चेयरमैन साहब ने पिक्चर देखी एंड अभी तक नहीं देखी थी। उसका मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि क्यों नहीं देखी, क्योंकि एक जी, फिल्म को जो कोर्ट में भी चली गई है, जिसपे इतने कट भी हो रहे हैं, सीबीएफसी के चेयरमैन के पास इतना टाइम नहीं है कि उस फिल्म को देखें। तो तमाम सारी चीजें थी, बट फाइनली लाइक उन्होंने देखी उस फिल्म को और हमें उम्मीद थी कि अब सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें तो मान ली। जी, उसके बाद में हमें कुछ 15-16 पॉइंट और दे दिए गए, जिनको अगर आप कट्स में मटेरियलाइज करें तो कुछ 37-38 हो जाते हैं, 40 भी हो सकते हैं। तो जी, अमूमन ये मामला कुछ 127-28 से 130, 2-4 प्लस माइनस इतने कट के आसपास है, जो कि जी, मतलब जिसके मैं एकदम अगेंस्ट हूँ। और इन रेट्रोस्पेक्ट मुझे लगता है कि पहले हमने कोशिश की थी कि चलो जैसे भी है कुछ भी करके ये फिल्म को रिलीज कर लेते हैं, पर अब लगने लग गया है कि ये अनएथिकल है, ओके, ये आर्म ट्विस्टिंग है। सो एंड आई एम नॉट अगेंस्ट द कट्स और एनीथिंग, बट अगर वो कट्स कोर्ट ऑफ लॉ से आते हैं, आई विल रिस्पेक्ट दैट। जी, बट वो कट्स किसी पावर प्ले की वजह से आते हैं, किसी तरीके की आर्म ट्विस्टिंग से आते हैं, जो कि सही नहीं है, जो कि जी। इनजस्टिस है। तो किसी भी तरीके के इनजस्टिस के तो मैं खिलाफ ही रहूंगा। मेरी जब फिल्म भी आपसे उसी कहा बारे जी, में। जी, जी। जब आपसे कहा गया कि कोर्ट के बाहर सेटल कर ले, तो वो क्या हुआ? उस बात का क्या हुआ? कौन लोग थे वो? मतलब सीबीएफसी और प्रोड्यूसर्स को कहा गया कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करिए, आपके जो कट्स हैं प्रोड्यूसर करके दे देंगे। तो हमने जी, वो 21 कट करके दिए, उन्होंने कहा हमारे कुछ और रिजर्वेशन है, कुछ और ऑब्जर्वेशंस आई उनकी नई, और उसके बाद में उन्होंने वो कट बढ़ा दिए। फिर हमने वो कट भी किए, फिर और कट करके दिए, एक नया डीसीपी बना के दिया।
पर ये होता रहा, ये टाल-मटोल, दे वर बाइंग टाइम, कभी दिल्ली का इलेक्शन है, कभी पंजाब इलेक्शन है, कभी सेंट्रल जी, इलेक्शन है, अभी रुक जाइए, अभी सही टाइम नहीं है। So many things happened. So मतलब what I could guess, it was only the matter of buying time. जी, एंड वो अभी तक चल रहा है। देयर इज अ रेडियो साइलेंस, मतलब हम लोग एक बार अगर डायलॉग शुरू करते हैं, उसके बाद 3-4 महीने तक तो कोई रिस्पॉन्स आता भी नहीं। तो लास्ट टाइम कब बात हुई आपकी उनसे और क्या बोले वो लोग अभी आपसे? आई थिंक 24 में ही लास्ट बात हुई थी, या उसके बाद अभी मुझे बताया गया था कि रोनी साहब को एक फोन आया था और उनको कहा गया सीबीएफसी ने कि आप हमें 127 कट वाली जो फिल्म है वो सबमिट करिए और उसका जी, नाम बदल दीजिए, सारा कुछ चेंज करके, वो जो भी उनके कट्स हैं उसके साथ में आप फिल्म जमा कर दीजिए, उसके ऊपर हम आपको सर्टिफिकेट देंगे और उस फिल्म को आप रिलीज कर दीजिए। तो ऐसा जी, मुझे बताया गया था, तो मैंने बोला, मतलब रॉनी साहब को भी बोला, मैंने कहा कि देखो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि प्रोड्यूसर के पैसे लगे हुए हैं, जी, और मैंने कहा कि सर अगर आपका कॉन्शियस अलाउ करता है कि ये जो चीजें मांगी जा रही हैं ये सही है, तो आप बिल्कुल उसके साथ में रिलीज कर दीजिए। आई डोंट वांट यू टू लूज योर मनी ऑन मी, बिकॉज ऑलरेडी आपका इतना पैसा लगा हुआ है। पर एक ही रिक्वेस्ट है कि उस फिल्म में ना तो मेरा नाम जाएगा, ना ही दिलजीत दोसांझ का नाम जाएगा, ओके, क्योंकि वो फिल्म जो 127 कट वाली है वो हमारी बनाई हुई फिल्म है, तो किसी और का क्रेडिट मैं लूंगा नहीं। ये जी, सीबीएफसी की बनाई हुई फिल्म है और ये सीबीएफसी को ही उसका क्रेडिट भी जाना चाहिए, मैं सीबीएफसी का क्रेडिट नहीं। जी, जी, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप को रिलीज करनी है आपको कर दीजिए। उसके बाद से क्या हुआ, वो एक स्क्रीनिंग होने वाली थी उनकी मई में, वो हुई नहीं, वो पोस्टपोन हो गई। अब पता नहीं क्या है, मतलब नो नो आंसर, नो रिस्पॉन्स, जस्ट लाइक जी। तो उस जब साइलेंस। आपने जब ये फ़िल्म बनाए थे तो आपने उससे पहले सारी परमिशंस ली होंगी जिनके बारे में फ़िल्म है, जो भी इसमें सोर्सेज़ यूज़ किए गए हैं, वो तो सारी परमिशंस होंगी ना आपके पास? एब्सोल्युटली सारी की सारी परमिशन है, बहुत सारी चीजें, जो तथ्य हैं वो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स में भी है, सेशन कोर्ट के ओके, रिकॉर्ड्स में है, सीबीआई स्पेशल कोर्ट के रिकॉर्ड्स में है। उसके जी, अलावा फैमिली की परमिशन ली गई। फैमिली की परमिशन, एक ही शख्स है जो जसवंत सिंह खालड़ा का नाम यूज करने से मुझे रोक सकते हैं, वो है उनका परिवार, जी, लीगली। जी, सो इलीगली तो बहुत लोग रोक रहे हैं। तो एंड उन्होंने भी मुझे परमिशन दी, तभी जाके मैंने जसवंत सिंह खालड़ा का नाम यूज किया। बाकी जी, सारे के सारे नाम भी मैंने बदल दिए, क्योंकि उनमें से कुछ लोग अभी जीवित नहीं है, कुछ लोग जेल में है, तो मुझे ये था कि इन लोगों, दे कैन नॉट इवन डिफेंड देमसेल्व्स, एंड वो लोग ऑलरेडी, कुछ लोग सजा भुगत रहे हैं। सो उन लोगों का नाम लेने का कोई औचित्य नहीं है। मैटर समझ में आना चाहिए, कहानी किस शख्स की है वो समझ में आना चाहिए। जसवंत जी, सिंह खालड़ा मेरे हीरो हैं, इसलिए मुझे लगा कि उनका नाम तो मुझे रखना ही चाहिए, और वो उनकी शहादत इतनी बड़ी शहादत है, मतलब मैं ये बर्डन अपने सर पे तो नहीं ले सकता, मैं किसी मार्टर का नाम थोड़ी बदल दूंगा। जी, I जी, don't want to be at the wrong side of the history, you know, and जी, which is already there in public domain. जी, तो ये सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में भी है, सारा कुछ, सारी परमिशन लेके बनाई गई है पिक्चर। आपको एक चीज बताता हूँ कि किसी भी जी, फिल्म को जब आप एज अ राइटर डायरेक्टर किसी प्रोड्यूसर को देते हैं बनाने के लिए, जब वो कहानी सुन लेता है और जब वो एग्री कर जाता है कि हाँ ये पिक्चर उसे बनानी चाहिए, तो उनकी एक लीगल टीम होती है, एक लॉ फर्म होती है जो उस प्रोड्यूसर्स के साथ अटैच्ड होती है। वो जी, स्क्रिप्ट वेट करवाने के लिए लीगल फर्म के पास जाती है। उनके जो लॉयर्स हैं वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, टू सेफगार्ड प्रोड्यूसर्स इंटरेस्ट, प्रोड्यूसर्स मनी, प्रोड्यूसर्स एवरीथिंग व्हाटएवर इज ऑन स्टेक। वो लीगल फर्म जब वो सारी चीजें पढ़ के हमें पॉइंट्स आते हैं कि हमारे लीगल ने ये सारी चीजों को पे थोड़ी सी चिंता जताई है, या ये सारे शब्द आपको चेंज करते हैं, हम वो सारी चीजें स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। स्क्रिप्ट वापस जी, लॉ फर्म के पास जाती है, जब तक लॉ फर्म कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो के क्लीन चिट नहीं दे देती है प्रोड्यूसर को, कोई भी प्रोड्यूसर बॉलीवुड में उस फिल्म पे पैसे नहीं लगा। जी, तो ये पूरे के पूरे लीगल बैरियर से निकलने के बाद ही एक फिल्म प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद में जब हमने वो फिल्म बनाई, हमें तो कहीं से नहीं लगा था इसमें कोई प्रॉब्लम है, लीगली तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अगर ये तथ्यों के ऊपर बनी हुई पिक्चर है तो किसी को क्या प्रॉब्लम जी, है। यही शायद
चीज है जो सीबीएफसी को समझ में नहीं आ रही। एंड उनको अजीब अजीब से कभी तो कोर्ट में उनके सवाल भी थे कि कभी सिर्फ अजम्पशंस की बात करते हैं कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर चीजें बिगड़ सकती हैं। मेरा सिर्फ उनसे एक सीधा सा ही सवाल था। इवन द लॉर्डशिप ने भी वो जो उनके वकील साहब से उनसे पूछा कि भाई सीबीएफसी कब से किसी जगह का लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने लगे? जी सीबीएफसी का काम तो सर्टिफिकेट देना है ना, जी लॉ एंड ऑर्डर देखना तो स्टेट गवर्नमेंट का काम। चलो मैं एक पैसे के लिए उनकी बात को भी वजन देता हूँ कि अच्छा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। फिर भी चलिए मान लीजिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि सेंसिटिव स्टेट है, कश्मीर भी तो सेंसिटिव स्टेट है। कश्मीर स्टोरी आती है, जी वहां का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहता है। केरला स्टोरी आती है, केरला स्टोरी में पहले कुछ वेग नंबर था कि इतनी लड़कियां चली गई हैं, बाद में कोर्ट में डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि नहीं सिर्फ शायद 2 लड़कियां गई थी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। इतना सारा कुछ होने के बाद भी उस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता है। केरला का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहता है। साबरमती आती है, वो गुजरात में एक और सेंसिटिव स्टेट है, वो भी रिलीज होती है, स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, पार्लियामेंट में तालियां मिलती हैं, सारा कुछ होता है। वो फिल्म रिलीज होती है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहता है। सेम इमरजेंसी के साथ है, दिल्ली से आती है, इतने बड़े मुद्दे पे बनी हुई फिल्म, और वहां का लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल में रहता है। जब आप 4 सेंसिटिव स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रखते हैं फिल्मों के लिए, तो भाई सिर्फ पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम है? जी मैं ये चारों फिल्मों के खिलाफ नहीं, वेदर इट्स कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी, साबरमती, इमरजेंसी, ये 4 फिल्म मेकर हैं, ये 4 इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, इंडिविजुअल इंसान हैं। इन लोगों की समाज और सोसाइटी को लेके वो रीडिंग है, वो उनका जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसको इज्जत मिली, जो रिलीज की गई। तो भाई मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच में क्या प्रॉब्लम है? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मतलब इन चीजों के मेरे पास तो जवाब है नहीं। जी थोड़े से उल जलूल कट दे दिए जाते हैं कि आप तरन तारन को तरन तारन मत बोलो, अमृतसर को अमृतसर मत बोलो। मैं तो उन्हीं से ही पूछता हूँ कि आप बता दो क्या बोलूं। हाँ जी, ये बताइए कि 127 कट में आपको किस तरह के कट फेस करने पड़ रहे हैं या किस तरह के कट बताए गए हैं आपको इस फिल्म के लिए? यार देखो कुछ एक कट्स तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लेजिटिमेट कट हो तो मैं अग्री भी करूं। और जी मैं ये कई बार बोल चुका हूँ कि मुझे ये जो कट दिए गए हैं इनसे परहेज नहीं है जी 127 कट से, अगर आप मुझे इसकी करेक्ट रीजनिंग दें। जी और अगर ये कट्स मुझे कोर्ट ऑफ लॉ से आएंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे ओके बाकी कहीं से भी आएंगे तो मुझे उससे बहुत दिक्कत। जी सीबीएफसी का सिर्फ काम सेंसर सर्टिफिकेट देना है, जी सर्टिफिकेशन बोर्ड है, सेंसर करते हैं तो अलाउड ही नहीं, जी वो तो उनका राइट ही नहीं। आप सर्टिफिकेशन बोर्ड है, आप सर्टिफिकेट दीजिए। किसी को प्रॉब्लम है, दे कैन गो टू द कोर्ट, वी कैन फाइट इन द कोर्ट and we'll see if there is a problem. I don't want, I'm a like obedient citizen, yeah. I don't want कि मेरी फिल्म की वजह से कहीं कोई अनरेस्ट हो, किसी स्टेट में कोई प्रॉब्लम हो, किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो। Who wants all this trouble? I don't want it personally. And ये एक सिंपल सी फिल्म है, ये किसी बंदे की शहादत की फिल्म है, जो उसकी शहादत को दर्शाता है, जो उसके जितने निष्पक्ष भाव से उन्होंने अपनी जिंदगी को लेट किया है उसको दिखाता है। अब फिल्म पंजाब के बारे में है, पंजाब पुलिस के बारे में है, जो कि बहुत अहम रोल निभाती है। आप मुझे कह रहे हो कि पंजाब पुलिस से पंजाब निकाल दो, ओके सिर्फ उन्हें पुलिस बोलो। अब वो सरदार पुलिस वाले हैं, उन्होंने पगड़ियां पहनी है, वो कहाँ और कहाँ पाए जाते हैं भाई? मैं उस स्टेट को क्या नाम दूं? मैंने तो उन्हीं से पूछा था कि सर आप बता दीजिए क्या नाम दूं, तो उन्होंने कहा कि नो दैट इज योर लुकआउट। ओके आप वो फिल्म पंजाब के बारे में आप कहते हो कि उस फिल्म से कनाडा, लंदन, इंडिया, हिंदुस्तान सारे फ्लैग, सारे झंडे निकाल दिए जाए। क्यों निकाल दिए जाए? पंजाब इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। इंडियन फ्लैग ही तो लगा हुआ है ना वहां पे, और क्या प्रॉब्लम है? या फिल्म में अगर कनाडा का पोर्शन है तो वहां पे कनाडा का फ्लैग आएगा। भाई मैं हर देश के झंडे की, हर हर उस कानून की इज्जत करता हूँ।
मेरे लिए हर देश का झंडा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। एंड मुझे हर झंडे की इज्जत करनी चाहिए यार। हर जगह के लोग अपने देश के लिए शहादतें देते हैं, कुर्बानियां देते हैं, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वहां के नेशनल फ्लैग आप हटा दीजिए, चलो अच्छा। फिल्म में गुरबानी है, अब पंजाब की फिल्म है उसमें गुरबानी है तो क्या प्रॉब्लम, आप गुरबानी निकाल दीजिए। रीजन क्या है, रीजन उनको भी नहीं पता। तरन तारण का नाम नहीं लिया जाएगा, दुर्गियाना, पट्टी, ये सारी जगह जो जो फैक्ट्स हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स में है। तरन तारण शमशान घाट से पहले 600 लाशें मिली थी, फिर वो आंकड़ा बढ़ के 2097 हो गया, उसके बाद में 6017 हो गया, उसके बाद में जज खालड़ा साहब की जो एस्टिमेटेड लड़ाई थी वो एस्टिमेटेड 25,000 लाशों के थे। 25,000 का आंकड़ा आप नहीं बोल सकते फिल्म में, ये सारे के सारे नंबर नहीं यूज कर सकते, ये सारे के सारी जगहों के नाम नहीं ले सकते, इन सबको फिक्शन कर दीजिए। इंदिरा गांधी का नाम नहीं ले सकते। मेरी फिल्म में एक छोटी सी लाइन है, पंजाब 95, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को अब तक 11 साल हो चुके थे और पंजाब में सरकार बने 3 साल। क्या प्रॉब्लम है इस लाइन? 84 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, 95 मैं सही तो बोल रहा हूँ कि इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को 11 साल हो चुके थे, पंजाब में सरकार बने 3 साल। आप इंदिरा गांधी नहीं यूज कर सकते। पूरी की पूरी पिक्चर बनी है भाई इंदिरा गांधी के ऊपर, इमरजेंसी। आपने उनको सुनीता कुमारी बोला है क्या? आप सुनीता कुमारी बोलिए, मैं सुनीता कुमारी का रेफरेंस। कोई रीजन नहीं है, कोई औचित्य नहीं है इस तरीके के कट्स का। जिन चीजों के ऊपर लड़ाई हो रही है वो सारी की सारी लीगल डॉक्यूमेंटेड है, लीगल हिस्ट्री है। बेसिकली वो चाहते हैं कि जो भी लीगल है, क्योंकि ये फाइट ही लीगल नहीं है मेरे हिसाब से, जो सीबीएफसी के साथ चल रहा है ये फाइट ही लीगल नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी तथ्य आपके लीगल है, जो लीगल हिस्ट्री पे है, हर वो चीज निकाल दी जाए जो सच। इस फिल्म को एक फिक्शन फिल्म बनाया जाए, इस फिल्म से जसवंत सिंह खालड़ा का नाम निकाल दिया जाए। फिल्म इंस्पायर्ड और बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी और इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट्स, हर चीज निकाल दी जाए। Jaswant Singh Khalada was picked and tortured by the police and he was killed in the extrajudicial killing, ये सारी चीजें निकाल दी। वही तो राइम और रीजन होना चाहिए। कनाडा के पोर्शन जो है फिल्म से वो निकाल दिए जाए। जसवंत सिंह खालड़ा कनाडा गए थे, ये हिस्ट्री है, ये हर जगह डॉक्यूमेंटेड है। जसवंत सिंह खालड़ा साहब 25,000 अनएक्सप्लेन डेड बॉडीज के लिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के लिए लड़ रहे थे। यूट्यूब के ऊपर उनके वीडियोस हैं, उनकी स्पीचेस हैं। मुझे वो चीज बोलने में क्या प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है? तो ये सारी चीजों के जो कट्स हैं ये मेरी समझ के परे हैं। ये एक तरीके की आर्म ट्विस्टिंग है सीबीएफसी की, एंड दे आर मिसयूजिंग देयर पावर फॉर श्योर। एंड दिलजीत दोसांझ जी जी बोलिए बोलिए। नहीं से दिलजीत दोसांझ के साथ आपकी इस टॉपिक को लेकर क्या बात हुई, कब हुई थी आखिरी बात इसे? बहुत 2021 की बात है। मैंने एक साधारण सा उनको मैसेज किया था कि दिलजीत पाजी कहाँ है, मतलब इंडिया में है या अमेरिका में। तो उनका रिप्लाई आया था कि मैं तो पाजी इंडिया में ही हूँ, पर रात को 11:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूँ। सो मैंने प्रॉम्प्टली पूछ लिया था कि आप अभी कहाँ हैं? उन्होंने कहा अमृतसर एयरपोर्ट पे हूँ, 6-6:15 बजे तक बॉम्बे लैंड करूंगा, बट 9-9:30 बजे मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। मैंने कहा पाजी आधे घंटे के लिए मेरे से। तो ही वाज जनरस एंड काइंड इनफ, ही सेड कि ठीक है पाजी, थोड़ा कट टू कट है बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो वो 6:30-6:45 बजे के आसपास मेरे ऑफिस आ गए थे। वहां पे पहली बार जिक्र हुआ था, मैंने उनको कहा था कि अमूमन पूरी दुनिया में यही पता है कि 84 वाज द लास्ट थिंग व्हिच हैपेंड इन पंजाब। तो मुझे था कि कुछ एक कहानियां हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, पर वो पोस्ट 84 के बाद की है। तो इसके ऊपर मुझे एक फिल्म बनानी है जिसकी वजह से मैं आपसे मिलना चाह रहा था। हिसट पाजी 84 के बाद कुछ ऐसी बहुत सारी कहानियां तो नहीं है जिनके ऊपर मतलब एक पूरी की पूरी फिल्म हम वो कर सकें और इन टुडेस टाइम, क्योंकि बहुत रेलिवेंट हो। एंड ही वाज थिंकिंग समथिंग व्हाइल टॉकिंग टू मी, देन ही सेड कि पाजी एक कहानी है वहाँ, एक बहुत बड़ी शख्सियत थे वहाँ पे, उनका नाम है जसवंत सिंह खालड़ा। उनकी शहादत बहुत बड़ी शहादत है और हमारी कौम के लिए बहुत बड़ी, बहुत मान सम्मान की बात है, बहुत ही सत्कार जो शख्सियत है वो।
उनकी कहानी पाजी कभी हो तो वो जरूर बननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पर उसमें भी एक चक्कर है कि वो फैमिली ना किसी को राइट्स नहीं देते। जी। खालड़ा साहब की फैमिली जो है उनसे राइट्स नहीं मिलते। मैंने भी एक दो बार कुछ एक लोगों के थ्रू अप्रोच करवाया था, पर वो नहीं मिले भाई। सो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आई हर्ड हिम वेरी नाइसली एंड ही सेड कि आप बताओ क्या बनाना है। एंड आई टुक आउट माय रिसर्च बुक, उसमें कवर के ऊपर ही जसवंत सिंह खालड़ा साहब की फोटो थी और उस पे लिखा हुआ था जेएसके। तब तक कोई नाम सोचा नहीं था और मैंने उनको दी। मैंने कहा पाजी ये, तो उन्होंने कहा पाजी ये तो खालड़ा साहब है। मैंने कहा और मेरे पास इनके लाइफ राइट्स हैं, सारी की सारी परमिशन है और मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद तरन तारण से आता हूँ, गोविंदवाल साहब है वो मेरी बेल्ट रही है। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर फिल्म बनाऊं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप जसवंत सिंह खालड़ा साहब का रोल प्ले करें। He heard me and in the next moment he stood up from his chair. उन्होंने वो किताब उठाई, अपने माथे पे लगाई, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। He said वाहिगुरु। जी। जैसे पाजी कब आना है, कहाँ आना है, कितने खड़ना है, आप मुझे बता दो, मैं आ जाऊंगा। एंड फ्रॉम दैट डे टिल टुडे, यू नो, एक बहुत छोटी सी चीज होती है, हम नेगोशिएशन और 50 चीजों में फंस जाते हैं। दिलजीत पाजी नेवर आस्क्ड सिंगल रुपी फ्रॉम हिज साइड फ्रॉम टू प्ले जसवंत सिंह खालड़ा। जी। एंड ये भी सच है कि हम उन्हें अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जी। उनका जो मार्केट प्राइस हम उन्हें दे भी नहीं सकते थे। हमने उनको सिर्फ एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दिया, जो कि उनसे मांगा उन्होंने नहीं मांगा, आज तक नहीं मांगा। मुझे तो पता भी नहीं है कि अगर उनके कुछ पैसे और निकलते भी हैं, जो कि शायद कभी कॉन्ट्रेक्चुअल चीजें होती हैं कि इतने पैसे आपको रिलीज पे मिलेंगे, इतने पैसे तब मिलेंगे, मुझे तो पता भी नहीं अगर उनकी कुछ पेमेंट पेंडिंग भी है। एक तो दिया ही हमने टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। जी। जी। तो वो इस तरीके की शख्सियत है कि उनको लगा कि ये कहानी कहनी चाहिए। ये जिस तरीके से मैंने उनको अपनी बताया कि मुझे किस तरीके से ये फिल्म बनानी है, एंड इमीडिएटली लाइक मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने 2 से 3 सेकंड से ज्यादा समय भी लिया होगा। वो उतना ही समय होगा जितना कुर्सी से खड़े होकर उनको वाहेगुरु बोलना चाहिए। तो अभी क्या रिएक्शन है उनका इसको लेके कि फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही, जबरदस्ती का? एवरीबॉडी फील फ्रस्ट्रेटेड। बहुत बार तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने अच्छे लोग, इतने सारे एक्टर जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से मेरा साथ दिया है, सरेंडर करके कंप्लीटली उन्होंने परफॉर्मेंस किए हैं, चाहे वो दिलजीत पाजी हो, चाहे अर्जुन रामपाल हो, सुविंदर विकी हो, कमलजीत जी हो, एसएम जहीर साहब हो, गीतिका विद्या हो, इतने सीनियर लोग भी जब साथ में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आई हैव लेट डाउन एवरीबॉडी, आई हैव लेट डाउन माय प्रोड्यूसर्स। उनके पैसे फंस गए हैं। हालांकि ये लोग खुद इतने ज्यादा जेनरस और इतने अच्छे लोग हैं, ये लोग कभी मुझे ऐसा नहीं बताते। जी। मैं उनको कभी बोल भी देता हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि पाजी डोंट थिंक लाइक दैट, वी आर स्टैंडिंग टुगेदर। बट ऑफ कोर्स एवरीबॉडी फील फ्रस्ट्रेटेड कि कोई रीजन नहीं है, या हमें पता हो कि हम गलत हैं, हमें जी। अपनी गलती का सुधार करना चाहिए। मैंने तो इसी वजह से अपनी स्क्रीनिंग शुरू की, क्योंकि मुझे लगा कि मैं शायद फिल्म के इतना ज्यादा क्लोज हूँ कि जो खामियां, जो चीजें, जो कट्स सीबीएफसी मुझे बता रहा है, शायद मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। होता है कभी कभी आप इमोशनली आप अटैच्ड हो चीजों से, तो आपको वो चीजें नहीं दिखाई देती। रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं। मैंने कहा चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एसजीपीसी के पास गया, मैंने कहा जी पिक्चर देखिए, खालड़ा साहब के ऊपर है और मुझे कट्स दिए गए हैं, टोरंटो से भी निकलवा दी गई है फिल्म, हाई कोर्ट से भी विड्रॉ करने को कह दी गई है, तो शायद आप लोग मुझे कुछ बता पाए बेहतर। उन्होंने फिल्म देखी, उन लोग को फिल्म बहुत अच्छी लगी। जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर गरेवाल जी, उन्होंने तो अपने यूट्यूब पोस्ट में डाला है कि दिस काइंड ऑफ अ वर्क इज नेवर बीन हैपेंड इन इंडिया। उसके बाद में उनको, उन लोगों ने एक कमेटी बनाई, कमेटी बना के वो लोग अकाल तख्त साहब गए। उन्होंने अकाल तख्त साहब में लेटर दिया कि ये फिल्म अकाल तख्त साहब को देखनी चाहिए। अकाल तख्त साहब ने वो फिल्म देखी, वहां भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई फिल्म देखने के लिए। तो रिलीजियस सेंटिमेंट तो कंट्रोल में है ना, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा कम से कम 300 से 400 लोग फिल्में देख चुके हैं, जिनमें हर जगह के, हर रिलीजन के जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, कुछ एक लॉयर, सब ने वो फिल्म देखी है। आज तक मुझे एक इंसान ऐसा नहीं मिला है जिसने मुझे आके बोला हो कि हनी तेरी फिल्म में ये प्रॉब्लम है, ये चीजें तो निकाल। जी। ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जी।
ये सब लोग वर्किंग लॉयर हैं। मैं इनमें नाम ले सकता हूँ। एच.एस. फुल्का साहब ने ये फिल्म देखी है, सुप्रीम कोर्ट के, ह्यूमन राइट्स के, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े लॉयर हैं, एक कमाल की शख्सियत है, कमाल की पर्सनालिटी है, एक स्टैंडिंग रखते हैं वो सोसाइटी में। ही हैज वॉच्ड द फिल्म। आर.एस. बैंस साहब हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, जसवंत सिंह खालड़ा साहब के वकील रहे हैं, उन्होंने फिल्म देखी। सर पंजाब सरकार का क्या रुख रहा है इसको फिल्म को लेके? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने ना कभी इस बारे में बात भी की है। तो रिटायर्ड जज हैं रंजीत सिंह साहब, उन्होंने वो फिल्म देखी है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इतने सारे लोग जिन्होंने ये फिल्में देखी हैं, उनमें से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर आपके हिसाब से सबसे बड़ी वजह क्या है इसकी दिक्कत? अगर एक शब्द में आप कहें कि भाई ये वजह है, इसकी वजह से रिलीज नहीं होने दे रही है। मुझे पता नहीं है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल एजेंडा होगा जिसकी वजह से जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। कुछ ना कोई कोई पॉलिटिकल वजह ही होगी, मुझे ऐसा मेरा अनुमान है, जिसकी वजह से सीबीएफसी को भी शायद गाइड किया जा रहा हो कहीं से। सम पीपल इन पावर हु आर ट्राइंग टू कंट्रोल सीबीएफसी आल्सो, एंड you know, who are just trying to make their way into the film industry also to control the narrative कि हमारे तरीके की फिल्में बननी चाहिए या इस तरीके से कहानियां करनी चाहिए। आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर कोई चीजें लेजिटिमेट रीजन और लीगैलिटी और बाय द लॉ, बाय द बुक हो रही हो, तो आप उसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हो। सर अगला कदम क्या है आपका? मुझे पता नहीं है, मैं तो सिर्फ लोगों को जो भी मुझे लगता है कि सही लोग हैं, अभी तो मैं उसी स्पेस में हूँ कि शायद कोई मुझे आके बता दे कि फिल्म में ये प्रॉब्लम है, मैं उसको निकाल दूं, उसके बाद मैं फिर सीबीएफसी के पास जाऊं, बोलूं कि भाई अभी देख लो। पर पहले तो मैं उन लोगों को ढूंढूं जो मुझे आके, सीबीएफसी के अलावा कोई आके मुझे बोले कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सीबीएफसी प्रॉब्लम बताती है, उनको भी पता नहीं है कि प्रॉब्लम की वजह क्या है। तो 127 कट के साथ रिलीज करेंगे फिल्म की नहीं करेंगे? मैं उसके हक पे नहीं हूँ। अगर 127 कट के साथ फिल्म रिलीज होगी, उसमें मेरा नाम ना एज अ को राइटर आएगा, ना प्रोड्यूसर आएगा, ना डायरेक्टर आएगा, ना उसमें दिलजीत दोसांझ का नाम होगा। वो फिल्म सीबीएफसी की बनाई हुई है, उसमें सीबीएफसी को प्राउडली अपना क्रेडिट लेना चाहिए, उनको लिखना चाहिए डायरेक्टेड बाय सीबीएफसी, एडिटेड एंड डायरेक्टेड बाय सीबीएफसी। आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट। जी, तो अभी आपने अपने दूसरे अगले प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया कि नहीं? मैं कर ही रहा हूँ। मैंने अभी राता के लिए 2 की शूटिंग खत्म की है, उसका वो एडिट चल रहा है। आई एम आल्सो वर्किंग ऑन 2 बायोपिक्स जी एंड लकीली दोनों ही पंजाब से हैं। जी मेजर डीपी सिंह है, इज इंडियाज फर्स्ट ब्लेड रनर, उनकी एक बायोपिक है, दूसरी शिव कुमार बटालवी साहब है, जी उनकी बायोपिक। तो राइटिंग ही चल रही है मेरी। जी। हनी जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया और आपकी फिल्म जल्द से जल्द रिलीज हो, ये हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। जल्द से जल्द फिल्म रिलीज हो। थैंक्स अ लॉट। थैंक थैंक्स। यू।